निरंकार जी, कैसे हैं आप? निरंकार जी, तास बिल्कुल ठीक है। आप जी कैसे हैं? बड़ी कृपा है, बड़े दिनों से आपसे मिलना ही नहीं हुआ। बात तो बिल्कुल ठीक है जी। एक्चुअली परिवार में एक शादी थी, बस उसी में काफी टाइम से बिजी था। अच्छा, शादी अच्छे से निभ गई ना जी? बहुत बख्शिश जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से शादी निभ गई। दातार ने जो रिश्ते दिए हैं उनको निभाना भी तो जरूरी है ना जी। रिश्ते निभाना तो जरूरी है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अब एफर्ट्स तो हर चीज में लगता है, यहाँ तक कि एफर्ट्स तो खुद से निभाने में भी लगता है ना। हमें खुद से निभाने के लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है। वाह, क्या बात कही है आपने। तो चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। रिश्तों की बात करते हुए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड को निभाने के लिए हम हैं आपके साथ में कामना, मैं मनीष। नमस्कार, धन निरंकार। कहने को तो हर एक इंडिविजुअल की एक अलग आइडेंटिटी है, अपनी सीमित सी दुनिया है। We cannot also deny the interconnectedness of this universe. जी। हमारा प्रकृति से और प्रकृति का हमसे एक कनेक्शन है। हम देख रहे हैं ना, पूरा यूनिवर्स एक धागे में पिरोया हुआ है। जी हाँ, जैसे खुशबू का हवा से, सूरज चांद का पृथ्वी से, बादल का बारिश से, कितना सुंदर इंटरकनेक्शन है ना जी। करोड़ों मीलों का फासला होने के बावजूद भी सूरज और पृथ्वी का कितना कमाल का रिश्ता है। ऐसे ही हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। कहते हैं ना, इंसान एक सामाजिक प्राणी है जी। हमारा हर एक से रिश्ता है। जैसे जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ जी, उसमें रहने वाले एक बुजुर्ग अंकल से मैं जब भी मिलती हूँ, मैं उन्हें नमस्ते बुलाती हूँ और वो मुझे मुस्कुरा के आशीर्वाद देते हैं। वाह। तो सालों से हमारा मुस्कुराहट का रिश्ता है। और ऐसे ही जो हमारे न्यूज़पेपर वाले भैया हैं, उनसे हमारा राम राम का रिश्ता है। जरूरी नहीं कि हम सभी को जाने, सभी से हमारी जान पहचान हो जी। बहुत बार जिन्हें हम नहीं भी जानते, जो अपरिचित हैं, उनसे हमारा इंसानियत का रिश्ता है। और ये सबसे ऊपर का रिश्ता है जी, सबसे सुंदर और पावन रिश्ता है जी। अब रिश्तों का होना या बनना तो स्वाभाविक है, आसान भी है, लेकिन मुश्किल है उन रिश्तों को निभाना या उनको संभाल के रखना। सही कहा आपने। और इसी सुंदर भाव को आगे बढ़ाते हुए जी, आइए सुनते हैं संपूर्ण हृदय वाणी का ये पावन शब्द। मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा नजर न आएगा। मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। धन दौलत की खींचतान से बाज जो बंदा आएगा, धन दौलत की खींचतान से बाज जो बंदा आएगा,
भरत का प्यार राम का अगर समझ आ जाएगा, त्याग भरत का प्यार राम का अगर समझ आ जाएगा, भाई भला कभी भाई का कैसे लहू बहाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। समझे त्याग को जाने, स्वार्थ न मन में आएगा, फर्ज को समझे त्याग को जाने, स्वार्थ न मन में आएगा, पत्नी और पति का रिश्ता मधुर तभी बन पाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, एक दूजे के सुख दुख मेरे फिर काम सदा की आएंगे, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। संतमती को अपनाने से सुंदर घर संसार बने, संतमती को अपनाने से सुंदर घर संसार बने, कहे हर देव रिश्तों में फिर प्यार बने, सत्कार बने, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। मनीष जी, जी, हम हर रिश्ते से सुख और खुशी की चाह रखते हैं जी, उसमें सुकून और चैन ढूंढते हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी वही रिश्ते हमारे दुख का कारण भी बनते हैं।
देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर बार रिश्ते ही हमारे दुख का कारण बने। बहुत बार हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन एंड ईगो ही हमें दर्द देती है और हम उस दर्द को रिश्तों का या प्यार का दर्द मान लेते हैं। जैसा कि हाल ही में सदगुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि प्यार तो प्यार है, उसमें दर्द कैसा। जी, सही मायनों में अपनी ईगो एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठकर हमें रिश्तों की संभाल करनी आनी चाहिए। बिल्कुल। और मनीष जी, इसी विषय पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। सुनाइए जी। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और शिकायत करता है कि मेरे परिवार में मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ा करती है, मेरे बच्चे डिसओबीडियंट हैं, मेरे भाई के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई समाधान बताओ। साधु मुस्कुरा के उत्तर देते हैं कि आपके जीवन के सिर्फ 40 दिन शेष बचे हैं, जाओ और अपने परिवार के साथ ये समय बिताओ। व्यक्ति बहुत उदास अपने घर वापस आता है और जैसे ही घर में प्रवेश करता है तो पत्नी से सामना होता है। मन के अंदर विचार आता है कि ये मुझसे झगड़ती तो है, पर इसकी लड़ाई के झगड़े के जो विषय हैं वो अधिकतर मेरी ही वेलबीइंग को लेकर हैं, मेरी ही उन्नति को लेकर हैं। उसकी लड़ने की जो प्रवृत्ति है वो मेरे ही लिए, मेरे ही बेहतरी के लिए है। और मन में बहुत प्यार आता है और पत्नी को वो प्यार जताता है तो सामने से भी वापस प्यार मिलता है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद जब बच्चे खेल रहे होते हैं और बच्चों को देखकर मन में भाव आता है कि अब तो कुछ ही दिन शेष हैं जीवन के और मेरे बच्चे तो अभी कितने छोटे हैं, इनकी संभाल कौन करेगा, कितने नासमझ हैं। वह फिर अपने आप उत्तर मिलता है कि नासमझ हैं तभी तो डिसोबीडियंट हैं, बड़े होंगे तो अपने आप समझदार हो जाएंगे, सही निर्णय लेना सीख जाएंगे। तो वो शिकायत भी दूर हो जाती है और बच्चों से भी फिर प्यार जताया जाता है और वापस प्यार मिलता है। कुछ समय बाद ऐसे ही अपने भाई के साथ भी मुलाकात होती है, भाई के साथ भी वो शिकायत दोहराई जाती है। तो अचानक मन के अंदर विचार आता है अब तो सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं और याद आता है बचपन कि कैसे मैं अपने भाई को अपने हाथ से खाना खिलाता था, कैसे हम खिलौने एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और अब तो 20 दिन ही बचे हैं, उसके बाद तो सभी कुछ इसका हो जाना है। आगे बढ़कर भाई को गले लगा देता है और वो शिकायत भी खत्म हो जाती है। 40 दिन बीत जाते हैं, वो व्यक्ति स्वस्थ और जीवित होता है तो वो बड़ा हैरान वापस साधु जी के पास जाता है और कहता है कि महाराज आपने तो कहा था कि मेरा जीवन सिर्फ 40 दिन का है, मैं तो जीवित हूँ। तो साधु मुस्कुरा के उससे पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारे परिवार से जो शिकायत थी, जो प्रश्न था, उसका क्या समाधान मिला? कहते नहीं महाराज, मेरा परिवार तो बिल्कुल ठीक है, वो सब तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो साधु मुस्कुरा के उत्तर देते हैं कि वही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि जब हम रिश्तों की संभाल करेंगे, सम्मान करेंगे तो रिश्ते अपने आप ही सुंदर हो जाएंगे। और जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, हम यहाँ सदैव के लिए नहीं हैं। इस सच को स्वीकार करें तो सभी रिश्तों की कड़वाहट मिट जाएगी। क्या बात है। आपकी बात सुनकर के मुझे एक शेर याद आया कि जो दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं वो लोग ही रिश्ते निभाने का दम रखते हैं। वाह जी। अब देखिए ना कि सदगुरु तो ज्ञान की नजर देते हैं, लेकिन नजरिए पे तो हमको खुद काम करना होता है ना। जी बिल्कुल सही। कामना जी, हमने शुरू में बात की कि एक और बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता होता है। कौन सा? इंसानियत का। जी। और ये रिश्ता तभी मुकम्मल होता है जब एक दूसरे के दर्द को समझा जाए और खुशियों में भी सांझ की जाए। हाँ बिल्कुल सही। हम नजरिए की बात कर रहे हैं, प्यार के रिश्ते की बात कर रहे हैं जी। तो इसी तरह के एक और अनुभव को लेकर के हमारे बीच हैं बहन रश्मि जी। आइए सुनते हैं इनका अनुभव। हर सफ़र का कुछ न कुछ असर होता है और उस असर का असर कई दफ़ा उम्र भर होता है। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह घर से स्टूडियो आने के लिए कैब बुक की। कैब वाले भैया ने OTP कुछ डरते डरते मांगा तो ध्यान उनकी तरफ चला गया। महसूस हुआ कि वो कुछ सहमे हुए से हैं। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भैया आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने बताया कि वो इस शहर में नए आए हैं। फिर थोड़ा रुककर बोले, हर वक्त उन्हें पता नहीं क्यों डर सा लगा रहता है। ये सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई।
और मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ। इस बात पर उन्होंने कहा कि मैम, मुझे इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई बात मुँह से ऐसी ना निकल जाए जो किसी को बुरी लगे और कोई मेरी शिकायत ना कर दे। मैंने फिर पूछा, ऐसा क्यों लगता है आपको? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो फिर बोले, मैम, मैंने ज़िंदगी में तकरीबन सब कुछ गंवा दिया है। 3 साल पहले अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। लगा था कि घर वालों की नाराज़गी भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, पर इन 3 सालों में कुछ नहीं बदला। सब ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। बहुत याद आती है मुझे सबकी। और ये कहते हुए उनका गला भर आया। मन में ख्याल आया कि सच है, अपनों के बिना हम कितने अधूरे हैं। छोटी सी कामयाबी हो या बड़ी असफलता, दोनों ही सिचुएशंस में निगाह अपनों की तरफ ही जाती है। लेकिन फिर सदगुरु माता जी की बात याद आ गई कि वक्त कभी नहीं रुकता और ये वक्त भी बदल जाएगा। न जाने क्यों उस मोमेंट में मैंने बड़े ही यकीन से कैब वाले भैया से कहा कि भैया देखना, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और शायद पहले से बेहतर हो जाए। आप हौसला रखना। हर आने वाला दिन नई उम्मीद लेकर आता है। वो उम्मीद जगाए रखना। आप अपने दिल में अपनों के लिए ढेर सा प्यार बचाए रखना। बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि जब जब वो अपनी 1 साल की बच्ची के बारे में बात करते तो आवाज़ में एक अलग खनक होती, एक अलग खुशी होती थी। और जब भी परिवार का जिक्र आता, माँ या पिता का जिक्र आता, तो आवाज़ में दुख। बातचीत के इस दौरान कैब स्टूडियो पहुंच चुकी थी। मैं कैब से उतरती उससे पहले कैब वाले भैया ने कहा, मैम, थैंक यू। आपकी बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया और हिम्मत भी। मैं आज एक बार फिर अपने पापा को फ़ोन मिलाऊंगा।
एक अपनी सी मुस्कान, कुछ मीठे से शब्द, एक प्यार भरा परिचय, बस इतनी सी दूरी ही होती है रिश्तों में। जब हम ये दूरी खत्म करते हैं तो हर भाषा, हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। जी मनीष जी, और इस दूरी को खत्म करने के लिए सतगुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, जी, सतगुरु के द्वारा प्रदान की गई वो दृष्टि, जिसमें सभी में तू ही तो है, फिर किसे बुरा कहिए। वाह वाह। वो जब दृष्टि आ जाती है, वो सोच जब बन जाती है जी, तो सभी अपने लगते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर किसी से भी दूरी रह ही नहीं पाती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कामना जी, अभी आप एक बात सुना रहे थे ना, जरा वो बात हमारे श्रोताओं के साथ भी साझा करिए ना। वो जो पड़ोसी वाली जी, बात जी। मैं आपको बता रही थी जी, मनीष जी, वो हुआ कुछ ऐसे कि अभी हम एक सोसाइटी में 6th फ्लोर के फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। और वहाँ पर हमारे नेबर्स ऊपर 7th फ्लोर पर रहते हैं। तो उनके घर से एक मोटर जैसी कुछ डिस्टर्बिंग साउंड आता था। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, जब वो मुझे मिले ऐसे ही सोसाइटी में वॉक करते हुए, जी, कि आपके घर से जो साउंड आता है वो क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमें पानी के लिए मोटर चलानी पड़ती है। ओके। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप अगर उसे रात को ना चलाएं तो अच्छा रहेगा, बिकॉज उसकी नीचे बहुत साउंड आता है हमें। तो वो मान गए उस बात को। अभी 2 हफ्ते बीते होंगे इस बात को। नीचे सोसाइटी में एक बार बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और बहुत लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी। अच्छा। तो मैं किसी और को तो जानती नहीं थी उस समय, तो मैंने उन्हीं को ही फोन कर दिया। अच्छा। कि नीचे आवाज कैसी आ रही है। तो उन्होंने बताया कि नीचे ऐसे कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डोंट वरी, गार्ड्स हैं, मैनेज हो जाएगा। ओके। तो मैंने उन्हें थैंक यू कह के फोन रख दिया। कुछ दिन और बीते और वो अभी जैसे सर्दी का समय है तो सुबह कुछ कूटते हैं अपने घर में, तो वो साउंड भी आ रहा था। अच्छा। तो तीसरी बार भी मैंने उन्हें बोल दिया लिफ्ट में, क्या कूटते हैं आप सुबह सुबह अपने घर में। अच्छा। उन्होंने बड़ा रूखा सा उत्तर दिया कि सोसाइटी में जो एक कंस्ट्रक्शन है उसमें दीवारें इतनी मजबूत नहीं होती हैं, वो आवाज़ तो आती ही है। तो मैंने बोला हाँ ठीक कह रहे हैं आप। तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन शाम को मुझे एक फ़ोन कॉल उनका आया। अच्छा। और वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बोला कि कामना जी, आप मुझे 3 बार फ़ोन कर चुकी हैं। अच्छा। आवाज़ को लेकर। कभी आप कहती हैं कि यहाँ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वहाँ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखिए, मुझे आपका ये बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो आप प्लीज़ मुझसे दोबारा बात मत कीजिएगा। अच्छा। और इससे पहले मैं कुछ कह पाती, उन्होंने फ़ोन रख दिया। अच्छा। तो मेरे लिए वो बिल्कुल शॉकिंग था कि ये हुआ क्या। क्योंकि मेरी वैसी कोई इंटेंशन नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने सहज ही वो सब बातें उन्हें बोल दी जी, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि उनका प्रभाव ऐसा पड़ेगा। और उसके बाद जो मेरे मन के अंदर एक बेचैनी, एक इमोशनल रेस्टलेसनेस जिसे कहते हैं, वो शुरू हुई। मैं बार बार ये बात को अपने मन में दोहरा रही हूँ कि मैंने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया, जबकि मेरी इंटेंशंस वैसी नहीं थी। बिल्कुल। पर जो भी हुआ, दिल तो उनका दुखा। हाँ। और अब मैं क्या करूं, जो ये जो दूरी आ गई है, ये जो दीवार बन गई है। बचपन से तो सीखा है लव दाई नेबर, पर वैसा तो मैं यहाँ नहीं कर पाई। और मन के अंदर एक बेचैनी लगातार बनी हुई थी जी। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए और अचानक ऐसा हुआ कि वो लिफ्ट से नीचे आ रहे थे और मैं वापस लिफ्ट में जैसे एंटर कर रही थी तो हमारा आमना सामना हो गया। अच्छा। और उसी क्षण गुरु की कृपा से मुझे वो चेतना आई कि मैंने उन्हें तुरंत गले लगा लिया। वाह। बहुत प्यार से मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे लिए बहुत बहुत प्रिय हो। वाह। आप सारा दिन मोटर चलाओ, पर आपका ना बोलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो। अगर मैंने गलती से कुछ ऐसा बोल दिया हो कि आपके मन को चोट पहुंची हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और एक क्षण में ही मनीष जी पूरा वातावरण, पूरा माहौल बदल गया। वाकई। वो तो ऐसे पिघल गए। उन्होंने मुझसे और भी ज्यादा गले लगा के मुझे बोला कि नहीं कामना जी, मेरी भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, बस ऐसे ही मैंने भी गुस्से में फोन कर दिया। आप प्लीज उस बात को माइंड मत कीजिएगा। और इतनी बड़ी बात इतनी सरलता से, सहजता से खत्म हो गई। बिल्कुल। आपकी बात सुन करके ना मेरे को एक बात भी याद आ गई कि मन जामा गलती प्यार दी खातिर जी पावे बेशक बेकसूर ही होवा। जी कामना जी,
गुरु की ही कृपा और बख्शी हुई चेतना है जो हमें यही याद कराती है कि हम कहाँ खड़े हैं, व्यवहारिक जीवन में हम कितना गुरमत पे चल पाए हैं। शुक्राना सदगुरु माता जी का कि हम पर कितनी कृपा की है कि सही और गलत का फैसला भी हम कर सकते हैं। गलत होने पर तो माफ़ी मांगनी ही है, लेकिन कितनी हिम्मत चाहिए सही होते हुए भी माफ़ी मांगने के लिए, वो भी इसलिए ताकि रिश्तों की संभाल हो सके। जी मनीष जी, सतगुरु के वचन को संभालेंगे तो रिश्ते अपने आप संभल जाएंगे। वाह कामना जी, कितना सुंदर भाव है। इस हेल्दी और प्रोडक्टिव डिस्कशन के बाद जी हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और सुनते हैं कि रंगमंच के हमारे कलाकार आज हमारे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। जी ਉਹ ਚੱਲੇ ਰੋਡ 'ਚ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਭੁੱਖ ਭਾਰੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਸਮੋਸਾ ਫੜ ਕੇ, ਹਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਸਮੋਸਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਗਲੇ 'ਚ ਉਤਾਰੀ। ਆਹਾ मज़ा ही आ गया आज तो। चलो आ गया मैडम का घर। हेलो, नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? अच्छा ठीक हो। हाँ जी, हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। मुदिता कहाँ है आंटी? अच्छा ऊपर है, अब बेडरूम में। ओके। वैसे आप इशारों में बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा, अब आप तेज चल रहे हो। अच्छा वॉक, स्पीड, फास्ट। ओके फास्ट है, आई मीन मौन व्रत रखा हुआ है। ओके कैरी ऑन। मैं जाता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ। ये सही है, दम शरारत चल रहा था यहाँ तो। हेलो मुदिता। हाय। ओह हाय, ये कौन है? उसकी कोई कज़न होगी शायद। हाय, मुदिता कहाँ है? बस आती होगी, उसने कहा था कि तुम आओगे। यू कैन वेट हियर। ओह अच्छा, बाय द वे माई सेल्फ भावेश, राइट? वाओ, सो यू नो माई नेम टू। वैसे तुम्हारा नाम? माया। माया, कूल। सो तुम मुदिता की कज़न हो, राइट? बेस्टी, मैं उसकी बेस्ट बडी हूँ। बेस्ट बडी, आई सी। आने दो इसको, नई बेस्ट बडी बना ली बिना बताए। आज नहीं बचेगी ये, इसकी तो जान ले लूंगा आज। जान लेनी है? मेरे पास किसी की जान लेने के 101 नुस्खे हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए, दर्द वाला या बिना दर्द के? हैं? वो अरे क्या कर रही है, डरा दिया यार। इतनी देर से यहाँ आया हुआ हूँ, कहाँ गायब है? और क्या अर्जेंट था, किस लिए बुलाया है? बताती हूँ। माया से मिला? यस, हमने बात की। मैं भावेश को तुम्हारी जान कैसे लेनी है उसके बारे में आइडियाज दे रही थी। हो है? क्या बोल रही है ये? क्या पूछा तूने इससे? कुछ भी नहीं, झूठ बोल रही है ये। उल्टा ये खुद बोलने लगी कि मैं नुस्खे बताती हूँ। तूने कोई बात की होगी पक्का। यस, भावेश ने बोला आने दो इसको, नई बेस्ट बडी बना ली बिना बताए। आज नहीं बचेगी ये, इसकी तो जान ले लूंगा आज। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्टॉप दिस नॉनसेंस। पहले तो ये बता, कहाँ से लेके आई है इस माया को? बाय गॉड, ये माया ना तेरी बहुत मायावी लग रही है मुझे। कैसे बन गई है तेरी बेस्ट बडी? अरे बहुत अच्छी है ये, तेरी भी दोस्त बन जाएगी। पता है इतनी सुपर इंटेलिजेंट है ये। शी कैन स्पीक सो मैनी लैंग्वेजेस। कार्टून भी बन सकती है ये। माया कार्टून। श्योर। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है माया। मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भावेश। वाह यार। माया लैंग्वेज चेंज करो। वक 이라사게 메시 우가 마야는 해야 후쿠거리지 도마이디지 마야는 라이 마야니 비타리 고유미기서 고이 오키니리 아노 솜자이 콘니시 마야 하하 오마니 네나 디타이 오디게 나이 오디게 निनबी वक अच्छा बस मान लिया भाई, मान लिया। अब्बा माता जी, एक नोटिफिकेशन आया है। की हो गया इन्नू? ओ बस भरावा, डर लग रहा है यार, अब इसको बंद करवा।
ये नोटिफिकेशन का साउंड था। है? क्या मतलब? देख मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू ये सब बताइए, अर्जेंट बुलाया था मुझे, क्या है वो, कौन सी बात है? यही तो था, सरप्राइज देना था बस। सरप्राइज? सीरियसली? नहीं, ये कोई तेरा न्यू ज्वेलरी बॉक्स है, कोई नई ड्रेस है जो सरप्राइज दे रही है? मुझे लगा कि शायद कोई नया साइंस का एक्सपेरिमेंट होगा जो तू करती रहती है। मुझे ना ये मजाक ही लग रहा है अब सब कुछ। एग्जैक्टली वही है। क्या मजाक? दिखा बोला था ना। नहीं, उससे पहले जो बोला। एक्सपेरिमेंट? हाँ, शी इज अ रोबोट। व्हाट? नहीं, ये मजाक है ना? नो भावेश, आई एम अ रोबोट, सी। अरे इसने हाथ काट दिया अपना, ये हटाओ, मैं नहीं देख सकता। ओहो, देख तो ले अच्छे से पहले। इसके हाथ से खून नहीं आ रहा, पर मुझे चक्कर जरूर आ रहा है अब। देख भावेश, मैं तंग आ गई हूँ सबसे। घर पे घर वालों का शोर, ऑफिस में काम वालों का शोर, दोस्तों के अपने नखरे, सब बोझ सा लगता है। इसलिए मुझे मिली माया दी रोबोट। जैसी मुझे चाहिए वैसी क्वालिटीज हैं इसमें। ओ माय गॉड, एकदम परफेक्ट। मेरा नाता हमेशा रहेगा इससे, देखना। हाँ वो तो ठीक है। अरे आराम से पानी। ओह नो, पानी गिर गया। ई ना चल बे। ये तो बंगाली बोल रही है। अब्बा माता जी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। माया, क्या हुआ? क्या बोल रही है? मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूंगी। फीमेल रोबोट है ना। वो हमें मारने के लिए चीजें उठा रही है और तुझे उसकी ग्रामर ठीक करनी है। ए बबुआ, तुझे बुला रही है। तने के घर आवा, तुम्हारा सर फोड़ना है। इसके पीछे रेड बटन है, प्रेस कर भावेश। एक मिनट। डन, बच गए। सही में हम कुछ गड़बड़ हुई है। इट्स ओके, मैं देखती हूँ। क्या देखती हूँ मुदिता? अरे वो नो प्लीज स्टॉप इट। इंसान समझ नहीं आ रहे तो इसका मतलब रोबोट से दोस्ती कर ली। हमें कुछ हो जाता तो? घर पे नीचे मम्मा है, उन्हें कुछ हो जाता तो? पर नहीं हुआ ना यार, तू ना इमोशनल हो रहा है बस। हाँ, जो तूने होना एक्चुअली में छोड़ ही दी है। मतलब? मुझे तो हम एडवांस तो हो रहे हैं लेकिन अफसोस बेसिक्स भूलते जा रहे हैं अपने। गॉड। अच्छा क्या करूं मैं? बैठ इधर। एक छोटी सा एक एग्जांपल देता हूं तुझको। एक ना लेडी थी, ठीक है। वो क्या करती थी ना, वो अपने ना पूरे दिन का जो भी बीता हो ना एक पेज पे लिख लिया करती थी हमेशा एंड पे। भगवान का शुक्रिया करती थी। उस पेज को फोल्ड करके रख देती थी रोज। अब किसी दिन ना वो पेज किसी इंसान ने पकड़ लिया, उसको उठा लिया और उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? उसने लिखा हुआ था कि शुक्र है भगवान, रोज रात को मेरे पति ना बहुत जोर के खराटे मारते हैं। शुक्र है भगवान, रोज सुबह उठती हूं ना तो मेरा बेटा मुझसे नोक-झोंक करता है। शुक्र है भगवान, मैं ये रोज घर के दरवाजे और खिड़कियों की मिट्टी साफ करती हूं। शुक्र है भगवान, मैं ना हर महीने के एंड में बहुत सारे बिल भरती हूं। शुक्र है भगवान, मैं कभी कभी बीमार हो जाती हूं। व्हाट? ये तो कंप्लेंट्स हैं। अब आगे क्या होता है? वो जो इंसान है ना, वो फोल्डेड पेज के जो एक साइड है उसको अनफोल्ड करता है और उस पेज को दोबारा पढ़ता है। शुक्र है भगवान, मेरे पति रोज रात को खर्राटे मारते हैं, इससे पता चलता है कि वो जिंदा है, मेरे साथ है। शुक्र है भगवान, मेरा बेटा सुबह मुझसे नोक-झोंक कर लेता है, मुझे पता चलता है कि वो घर पे है, किसी बुरी संगति में बाहर घूम नहीं रहा। शुक्र है भगवान, मैं रोज घर की धूल मिट्टी साफ करती हूँ, इससे पता चलता है कि आप मुझे शक्ति दे रहे हो काम करने की। शुक्र है भगवान, मैं हर महीने एंड में बिल्स भरती हूँ, इससे पता चलता है कि मेरे पास ये फैसिलिटीज हैं, अगर ये ना होती तो। शुक्र है भगवान, मैं कभी कभी बीमार हो जाती हूँ, इससे पता चलता है कि मैं मैक्सिमम टाइम ठीक रहती हूँ। वाओ, क्या नजरिया है। एग्जैक्टली मुदिता, ये चहल पहल, ये नोक झोंक, ये शोर, ये हंसना हंसाना, ये सब रिश्ते हैं, वो इंसान है। जब तक ये है ना तभी ये सुकून है। हम लोगों को ना रेस की इतनी आदत हो गई है कि एग्जाम्स, ऑफिस, जॉब्स, बिजनेस,
यहाँ तक कि रिश्तों को भी ना हमने रेस बना दिया, भागना है बस। नाते चाहिए लेकिन निभाने के एफर्ट्स नहीं होंगे। क्यों मुदिता, रुकते हैं ना यार। माँ बाप मिले हैं, डांट देते हैं तो क्या, नीयत गलत नहीं होती उनकी कभी। भाई या बहन तंग कर रहे हैं तो क्या, अंदर से सबसे ज्यादा केयर भी उन्हीं की होगी। दोस्त सब अलग हो सकते हैं लेकिन जब मुश्किल आएगी ना तो झुंड बना के एक साथ खड़े मिलेंगे। तू मुझे एक्सेप्ट करना है सबसे पहले एज अ गॉड गिफ्ट, जो मुझे सब मिला, कदर करके निभाना भी है और एंजॉय भी करना है। एग्जैक्टली, हियर यू गो। इम्परफेक्ट हो सकते हैं पर जिंदगी का मजा ना इन रिश्तों से ही है। अब तू देख ले, तुझे क्या चाहिए, इम्परफेक्ट बॉन्ड्स या परफेक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है? चॉइस मत दे, क्योंकि मुझे तेरे जैसा बुद्धू दोस्त चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, अब नीचे चले, चल के ना सबका पहले वो मौन व्रत तुड़वा। ऐसा करती हूँ, माया को बोल के इटालियन पास्ता बनवाती हूँ। लेकिन ध्यान से, क्योंकि इस बार ये दोबारा खराब हुई ना तो इटालियन बोलते बोलते पास्ता हमारा बना देगी। अब्बा मत जा। अरे ये ऑन कैसे होगी दोबारा? भाग 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 भाग। अरे मुझे भी तो लेके चलो। मनीष जी, जी कद्र भी करनी है और निभाना भी है। जी हमारे रंगमंच के कलाकारों ने कितना सुंदर संदेश दिया हमें। बिल्कुल, और ये सब कामना जी सहज में ही हो जाता है जब सामने वाले में हम ईश्वर का रूप देखते हैं। जी मुझे याद है कि जब कोविड का समय चल रहा था जी, तो कितने ही महात्माओं ने उस समय भी अपनी परवाह ना करते हुए मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ करके तन मन और धन से अपना योगदान दिया। और इसी भाव को तो कहते हैं कि एक से नहीं हर एक से निभाना आ जाए। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो उसी समय का एक अनुभव लेकर के हमारे बीच आ रहे हैं टोरंटो से आदरणीय महात्मा प्रदीप भाटिया जी। निरंकार जी, सतगुरु माता जी ने हमें ये इतने सुंदर परिवार से नवाजा है जहाँ ये संत महापुरुष बिना किसी दुनियावी रिश्ते के एक ये गुरसिक्खी के रिश्ते को इस प्रकार से निभाते हैं और संगत माँ के रूप में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दास अपने जीवन का एक निजी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा। 2021 में कोविड के दौरान दास और दास के वाइफ इंडिया में थे और इधर कनाडा वापस आना था, तो 14 दिन का एक क्वारंटीन पीरियड था जिसमें आप फॉर्म पर अपना एड्रेस फिल करते थे कि कहाँ पर आप क्वारंटीन करेंगे। तो दास ने जब अपना बेसमेंट का एड्रेस उसमें फिल किया तो वो लोकेशन जो है रिजेक्ट हो गई। तो दास थोड़ा सा परेशान था। महापुरुष 1-2 महीने पहले ही अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे, तो जब उन्हें पता लगा कि हमें इस तरीके से क्वारंटीन के लिए स्पेस चाहिए तो उन्होंने वो घर जो है हमारे लिए खाली कर दिया और ख़ुद हमारे बेसमेंट में जाकर शिफ्ट हो गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि हमें उस घर में हर तरीके की सहूलियत मिल पाए। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे किचन के हर ड्रॉर के बाहर स्टिकी नोट्स लगे हुए थे कि इस ड्रॉर में क्या रखा है, और फ्रिज में हर वो डेली यूज़ की बेसिक नेसेसिटी की आइटम्स रखी हुई थी, वाईफाई का पासवर्ड, हर वो छोटी छोटी चीज़ जो एक डेली नीड में आपको ज़रूरत होती है उसको किस तरीके से इजीली अवेलेबल कराया जा सकता है। और हर दूसरे तीसरे दिन महापुरुषों ने आना, घर के बाहर से फ़ोन करके जो चीज़ें और उन्हें लगा कि शायद ये चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी, अपने आप से लाकर वो बाहर रख देना और फिर फ़ोन करके बताना कि आप ये चीज़ें आपके लिए बाहर रखी हुई हैं। दास इतना हैरान हुआ कि वाह मेरे सच्चे पातशाह, इस कदर भी कोई अपने आप को समर्पित करता है। लेकिन महापुरुषों ने बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचा और वो 14 डेज़ के लिए अपना घर हमारे हवाले करके चले गए और ख़ुद वो उस बेसमेंट में जाकर शिफ्ट हो गए जहाँ पर दास और दास के मिसेज रहते थे। इस प्रकार ये एहसास हुआ कि गुरसिक्खी का जो रिश्ता है वो चाहे कोई और दुनियावी रूप से रिश्ता ना भी हो, पर गुरसिख हमेशा अपने आप को इसी रूप में समर्पित करके महापुरुषों ने हमें ये सिखाया कि किस कदर दुनियावी चीज़ों से ऊपर उठकर हमेशा गुरसिक्खी को प्राथमिकता देनी है। रिश्ता मनुखता दा टुटना नहीं चाहिदा,
ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਹੱਥੋਂ, ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੋ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੋ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰੋਗ ਨੇੜੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰੋਗ ਨੇੜੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਹੱਥੋਂ, ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ नहीं चाहिदा। मनीष जी आज हमने कितने अलग अलग रिश्तों की बात की। जी बिल्कुल। और जब रिश्तों की बात होती है तो दोस्ती के रिश्ते के बिना बात पूरी ही नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, पल्स ऑफ विजडम, जिसमें ऐसा ही सुंदर भाव लेकर आ रही हैं हमारी आदरणीय कुसुम जी। एक कहानी जिसे जब भी पढ़ती हूँ तो जुबां पर आ जाती हैं ये पंक्तियाँ कि कुछ लोग निभाने में खुद को मिटा देते हैं, तभी तो रिश्तों में एतबार जिंदा रहता है। दो बचपन के गहरे दोस्त साथ साथ बड़े हुए। अब वो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे और दोनों का ये सपना पूरा भी हुआ। साथ साथ ही उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिला। कुछ समय बाद जंग छिड़ी और इत्तेफाक की बात ये कि उन दोनों को ही उस जंग में भेज दिया गया। वहां जाकर दोनों ने अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय देते हुए देश के दुश्मनों का सामना किया। जंग के दौरान एक गोला आकर एक दोस्त के ऊपर गिरा और वो बुरी तरह घायल हो गया। जब उसके दोस्त को ये बात पता चली तो वो अपने घायल दोस्त को बचाने के लिए भागा। उसे रोकते हुए कैप्टन ने कहा, वहां मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, और वैसे भी अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं। जब तक तुम वहां पहुंचोगे तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा। लेकिन वो नहीं माना और खतरों का सामना करता हुआ अपने घायल दोस्त को लेने पहुंच गया। जब वो वापस आया तो उसके कंधे पर उसका दोस्त था, लेकिन वो मर चुका था। ये देखकर कैप्टन बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहां जाने का कोई मतलब नहीं। तुम खुद को खतरे में डालकर वहां गए, लेकिन फिर भी अपने दोस्त को सही सलामत नहीं ला सके। आखिर तुम्हारा जाना बेकार रहा। उस सैनिक ने जवाब दिया, नहीं सर, मेरा वहां उसे लेने जाना बेकार नहीं रहा। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा दोस्त जिंदा था और मुझे देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया था। उसने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। ये उसके अंतिम शब्द थे। सर, मैं उसे तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसका मुझ पर और मेरी दोस्ती पर जो यकीन था उसे बचा लिया, और इस बात की मुझे संतुष्टि है। सच है ना कि किसी के विश्वास को जीतना और उससे रिश्ता बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस विश्वास को बनाए रखना और निभाना बहुत मुश्किल। वो कहते हैं ना कि रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, और रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। हाँ, मगर ये आसान हो जाता है तब जब दो मोतियों जैसे दिलों के बीच निरंकार सदगुरु के प्रेम की डोर बंध जाती है। मैनू वल नहीं तोड़ नवाब बनदा, मैनू वल नहीं तोड़ नवाब बनदा,
कामना जी। जी मनीष जी। कितने सुंदर भाव अभी हमने कुसुम जी से श्रवण किए जी, और समय का पता ही नहीं चला। जी, कितना सार्थक समय हमने इस विषय पर बिताया। जी बिल्कुल। कामना जी, जी, मैं कई बार सोचता हूँ कि हमने रिश्तों की मजबूती की बात की, जी, रिश्तों को कैसे निभाना है उनकी बात की, जी, लेकिन कुछ शब्द हमारी शब्दावली में ऐसे भी हैं जो हमारे रिश्ते को कमजोर भी कर सकते हैं। जी मनीष जी, ऐसे 4 शब्द तो मैं भी जानती हूँ। बताइए ना। बट, लेकिन, किंतु, परंतु। ये 4 शब्द ना मनीष जी सुनने में तो बड़े साधारण हैं जी, पर जब भी इनका प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं तो ये रिश्तों को कमजोर बना देते हैं। जी बिल्कुल। जैसे मैं तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं तो उनकी हर समय केयर करती हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत कोशिश की रिश्ते को बचाने की, किंतु बहुत बार सोचती हूँ कि जाकर मन की सारी बातें कहूँ और गलतफहमी मिटा दूँ, परंतु लेकिन, किंतु, परंतु, बट। जी मनीष जी, जहाँ ये शब्द आ जाते हैं व्यवहार में, वहाँ प्यार होना संभव नहीं है। जी बिल्कुल। और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ रिश्ते नहीं हैं। और कामना जी, गुरुमत में भी जब गुरु का कोई आदेश आ जाए उसके आगे पे फिर लेकिन, किंतु, परंतु ये शब्द लगाने वर्जित हैं। बिल्कुल सही। तो आइए अंत में मिलकर अरदास करें कि हर रिश्ते में गुरमत को पहल दें। और जब हम गुरमत के रिश्ते को पहल देते हैं तो बाकी के रिश्ते खुद ब खुद ही निभ जाते हैं। जी, और इसी सुंदर भाव के साथ आपसे लेते हैं इजाजत और जाते जाते आप सभी को जोड़े जाते हैं सतगुरु माता जी के इस पावन संदेश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है। ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है।